ये जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, वो वहाँ पे विज़िट कराई जाती थी हम लोगों को। जैसे एक बाबा विभूतिनाथ का मंदिर है और यक्ष सरोवर है, तो जो उड़ीसा डायरेक्टरेट के एसडीज़ हैं उनसे भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। और उसके बाद हमने कल्चरल प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था रिसेंटली। ग्रुप बने थे अलग अलग उसके, और उसके बाद भी मतलब एक बडी पेयर था। तो जो अगर एक बडी है वो कहीं भी जाएगा वो अपने साथ वाले को बता के जाएगा कि मैं इस साइड जा रहा हूँ, तो हाँ। ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन रहे कि कौन कहाँ पे हम्म। कैसा है। करंटली वर्किंग ऑन इजिप्ट, जो कि एक फूड डिलीवरी एंड ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे नॉर्मल जो आज के ऐप हैं ब्लिंकिट, स्विगी वगैरह नहीं चलते। Jai Hind everyone. Welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets, and for the cadets. Today we have a special guest who is from Delhi Directorate, CQMS Prashant Agnihotri. Prashant sir is a proud NCC cadet who have represented NCC in Indo-Nepal trekking expedition and also secured second position in Idea and Innovation competition to 2024. Sir has also secured third position in Business Blasters competition 2023 and also cleared the SSC selection post exam under Ministry of Commerce and Industry. So sir, starting off with a basic question, what inspired you to join NCC? Was there a special person or a moment which inspired you to do so? काफ़ी पहले से मैं इंडियन आर्म फोर्सेस से ऑब्सेस्ड रहा हूँ, तो एनसीसी की जो ड्रिल वगैरह है वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। और इसके अलावा मेरे पापा फॉर्मर जेईओ थे मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट में, और उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन कैंप पोर्ट ब्लेयर में पार्टिसिपेट किया था, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो मेरे फादर और जो मेरा ऑब्सेशन है आर्म फोर्सेस को लेके, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया एनसीसी ज्वाइन करने को। That must have been very thrilling. Sir, as a part of this EBSB, you have got to interact with many cadets from Odisha as well as Delhi. What do you think is the most striking difference between the two cultures and how did you adapt to them? जब उड़ीसा वाले कैडेट्स पहले ही दिन आए थे, तो उन लोगों से हमने बात करी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि ग्रीट करना उड़िया भाषा में। और इसके अलावा उनसे ये पूछा कि यहाँ का आपका वेदर कैसा लगा, क्योंकि उड़ीसा जो है वो एक कोस्टल स्टेट है और दिल्ली सेंट्रल में आता है, नॉर्दर्न पार्ट में। तो इसके अलावा टेम्परेचर वगैरह में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ है, तो उड़ीसा में इस टाइम पे काफ़ी ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है, और दिल्ली में जो है टेम्परेचर काफ़ी लो होने लगता है इस टाइम पे। तो उनको जो जो मतलब क्या क्या वेदर में चेंजेस लगे उनके बारे में बताया, और बाकी उनका जो खाने पीने का तरीका था, वेशभूषा, रहन सहन, इसके बारे में उन्होंने बताया, जो कि काफ़ी अलग था दिल्ली वाला। Sir, how do you think the camps like EBSB helps to promote national integration and unity among the young people from different parts of the country? हमारी कंट्री जो है वो बहुत एक डाइवर्स Yes, कल्चर वाली sir. कंट्री है, जिसमें अलग अलग कम्युनिटी और रिलीजन के लोग रहते हैं। और जो ईबीएसबी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कैंप है, वो एनसीसी कैडेट्स के लिए होता है। तो इसमें कल्चरल एक्सचेंज एक अच्छा रोल प्ले करता है इस वजह से, क्योंकि यंग एज में काफ़ी ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया के थ्रू रूमर्स वगैरह फैल जाते हैं, लैंग्वेज डिफरेंस और वहाँ के लोग कैसा सोचते हैं हमारे बारे में। Stereotypes बन जाते हैं. लेकिन ऐसे कैंप में क्या होता है कि हम ग्राउंड लेवल पे उनकी जो मेंटेलिटी है उनको जानते हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करता है, और ये जो रूमर्स वगैरह हैं Yes, उनको sir. ख़त्म करता है, और एक अच्छा परसेप्शन क्रिएट करता है, पॉजिटिव परसेप्शन यंग माइंड्स के अंदर। True, sir, that's true. Sir, would you like to share some memorable experiences or activities which you've done in the camp so far, and how do you think they contributed in the cultural exchange? स्टार्टिंग में स्पेशल क्लासेस हुई थी, जिसके थ्रू हमने काफ़ी सारे इंटरेक्टिव सेशंस करे थे। इसके अलावा मैंने ड्रिल कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करा था। तो जो उड़ीसा डायरेक्टरेट के एसडीज़ हैं उनसे भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। और उसके बाद हमने कल्चरल प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था रिसेंटली, तो उसमें भी उनके क्या क्या कौन कौन से डांसेस होते हैं और कुछ स्टेप्स भी हमने सीखे। इसके अलावा हमने भी उनको काफ़ी स्टेप सिखाए नॉर्दर्न इंडिया के, जो कि भंगड़ा वगैरह होता है। सर, आपने कल्चरल्स में किस में पार्टिसिपेट किया था? मैंने भंगड़ा दिल्ली डायरेक्टरेट की तरफ से पंजाब का जो रीजन है, हाँ, हाँ. वहाँ का जो डांस है भंगड़ा, उसको रिप्रेजेंट किया था। Sir, now let's talk about your achievements. You've done a very prestigious camp, that is Indo-Nepal trekking expedition. So, sir, would you like to tell about your experience from that camp? ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि ये पहला ट्रैकिंग था मेरा। और इसके अंदर ये ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप के अंदर आता है, और ये ये श्रावस्ती, जो कि यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, जो नेपाल बॉर्डर से
जस्ट एडजेसेंट है, तो वहाँ पे कैंप लगता है। तो हमारा डे शेड्यूल होता था, हम सुबह 5 बजे नहा धो के सब रेडी वगैरह होके हम ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद अपनी रिफ्रेशमेंट लेते थे, उसके बाद ट्रैकिंग के लिए निकल जाते थे। डिस्टेंस होता था लगभग 15 to 20 किलोमीटर, और 5 डेज़ का कैंप होता है ये। तो इसमें जो वहाँ की जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, वो वहाँ पे विज़िट कराई जाती थी हम लोगों को। जैसे एक बाबा विभूतिनाथ का मंदिर है, और यक्ष सरोवर है, जो कि हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग द्वापर युग से एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है। हाँ, और इसके अलावा वहाँ पे एक बॉर्डर था भैंसाही नाका, जो कि वहाँ पे सशस्त्र सीमा बल पोस्टेड है, तो उसकी ट्रैकिंग करी थी। उसमें माउंटेन्स वगैरह थे, इंक्लूडेड थे काफ़ी। और लास्ट डे एक समुदाय है, बहाई समुदाय, जो कि दिल्ली में लोटस टेम्पल जिस समुदाय का है, तो उस समुदाय का एक बहुत ही बड़ा वहाँ पे मतलब रिलीजियस प्लेस है, टेम्पल है, तो वहाँ पे भी हमें विजिट कराया गया था। तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। सर, तो आपने कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखी वो कैंप करके? हम जैसे वहाँ पे डेली ट्रैकिंग के लिए जाते थे, तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखते थे कि जो हमारा सामान है वो कम से कम हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, केवल उसी को ले जाएं। जैसे पानी की बोतल हो गई, और इसके अलावा रिफ़्रेशमेंट वगैरह। और इसके साथ साथ हम जो जाते थे तो उसमें ग्रुप बना दिए जाते थे। जैसे एक जब मैं गया था तो उसमें 102 कैडेट्स का पूरा दिल्ली डायरेक्टरेट की कंपनी थी, तो उसके अंदर भी ग्रुप बने थे अलग अलग उसके। और उसके बाद भी मतलब एक बड़ी पेयर था, तो जो अगर एक बडी है वो कहीं भी जाएगा, वो अपने साथ वाले को बता के जाएगा कि मैं इस साइड जा रहा हूँ, तो ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन रहे कि कौन कहाँ पे कैसा है। और इसके अलावा वहाँ पे ये भी था कि मतलब ट्रैकिंग शूज़ वगैरह का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा मतलब स्लिपरी शूज़ ना हो कि जिससे दिक्कत हो ट्रैकिंग स्पाइक्स वाले शूज स्पाइक्स होते वाले। होंगे उनके। हाँ, नॉर्मल भी, मतलब जिसकी ग्रिप वगैरह अच्छी हो तो वो भी चल सकते हैं। Sir, the Indo-Nepal trekking camp must have been an adventure. So, sir, was there any challenges that you faced and how did you overcome them? मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी है कि जैसे रात को काफ़ी लेट सोते हैं, True, 11 sir. से 12 से इस टाइम तक। लेकिन वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि रेडी वगैरह भी होना है। तो एक तो वो बहुत काफ़ी चैलेंजेस था इनिशियल डेज में मेरे लिए। और इसके अलावा वहाँ का थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस था, क्योंकि वो सिंस नेपाल में ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़, शिवालिक रेंज, ये हिमालयाज़ की पड़ती है वहाँ पे, तो इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो था वहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन दिल्ली के कंपैरिजन में काफ़ी लो था। तो बस ये सारे चैलेंजेस थे जो मैंने फेस करे। तो आपने इन्हें ओवरकम कैसे किया? ओवर का मतलब स्टार्टिंग में रात को जल्दी सो जाता था, तो टाइम से उठ जाता था सुबह। Sir, as you mentioned that you secured third position in Business Blasters to 2023, what was your learning and what was your experience like? दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव होता है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जिसके अंदर एक प्रोग्राम आता है बिजनेस ब्लास्टर्स। उसमें क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट को 2000 रुपीज़ दी जाते हैं सीड मनी, और उसको ऑप्शन दिया जाता है 5 to 7 मेंबर्स का ग्रुप बनाना और एक बिजनेस आइडिया रिप्रेजेंट करना। तो उसके थ्रू ही हमने स्कूल में एक टीम बनाई थी, रेनबो। और हमारा मतलब हमने जो उसमें आइडिया बनाया था वो ये प्रॉब्लम थी कि जो करंटली इंडिया में जितने भी रोड्स हैं वो पेंटेड जेब्रा क्रॉसिंग है। उनमें जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो पेंटेड जेब्रा क्रॉसिंग है, तो वो जो कि कुछ टाइम बाद फ्रिक्शन और मौसम की वजह से डिसअपियर हो जाते हैं। उसकी कॉस्ट भी जो हमने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से बात करी वो भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो सेम साइज़ के रोड के लिए हमने स्मार्ट इल्यूमिनेटेड जेब्रा क्रॉसिंग बनाई थी। और इसके अलावा हमारे कुछ प्राइवेट प्रोडक्ट्स भी थे, मतलब जैसे स्मार्ट इल्यूमिनेटेड जेब्रा क्रॉसिंग को हमने साइंस एग्जीबिशन में भी उसके थ्रू पार्टिसिपेट किया था, और बिजनेस ब्लास्टर में भी। तो साइंस एग्जीबिशन में तो स्टेट लेवल तक गए थे, और बिजनेस ब्लास्टर में प्रॉपर जो टॉप 10 टीम सेलेक्ट होती हैं उनमें उनमें नाम था हमारा, थर्ड पोजीशन थी, जिसके थ्रू हमें जो उस टाइम की चीफ मिनिस्टर थी आतिशी सिंह जी, उनसे भी मिलने का मौका मिला, उनसे अपना आइडिया शेयर करने का मौका मिला। और इसके अलावा हमें अमेज़ॉन हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलोर में, वहाँ पे विज़िट कराया गया, जो जहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के सीईओ आते हैं, और वो हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड आगे करना बढ़ा चाहिए। सकते हैं। एग्जैक्टली। सर, आप अपने इनिशिएटिव पे थोड़ा लाइट डालेंगे? हमारा जो मेन आइडिया था वो था स्मार्ट इल्यूमिनेटेड जेब्रा क्रॉसिंग, जो कि इस प्रकार से था कि जो जेब्रा क्रॉसिंग के अराउंड है वहाँ पे ग्लास ब्लॉक्स लगाने, और उसके अंदर ग्रीन लाइट और रेड लाइट होगी। जो रोड वाली साइड है जब वो ग्रीन होगी तो व्हीकल्स नॉर्मली मूव करेंगे, और जो पेडेस्ट्रियन वाली साइड है वो रेड ग्लो करेगी उस टाइम पे, जिस टाइम पे पेडेस्ट्रियन वेट करेंगे। उसके बाद ये कनेक्टेड रहेगा ट्रैफिक लाइट से, जो कि कुछ टाइम बाद ऑल्टरनेट ग्लो करेगा। जो रोड वाली साइड है वो रेड हो जाएगी, जो व्हीकल्स हैं वो रुक जाएंगे, और जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो पेडेस्ट्रियन वाली साइड ग्रीन हो जाएगी और पेडेस्ट्रियन मूव करेंगे
और रोड क्रॉस कर लेंगे। इसके अलावा ये सारा जो प्रोजेक्ट था ये सोलर एनर्जी पे बेस्ड था, और इसके अलावा उसमें कई सारे फीचर्स भी थे, जैसे कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट, इसके अलावा वाटर प्रूफ था। Sir, you recently cleared SSC selection post in Ministry of Commerce and Industry. How does that make you feel? इस अचीवमेंट में एनसीसी का काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि एनसीसी से जो मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, उससे सुबह एनसीसी की फॉल इन क्लासेस में जाना, इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई मैनेज करना, और स्टार्टिंग से ही मेरा जीके जीएस पोर्शन काफ़ी मजबूत था, तो उससे मेरे को हेल्प मिली ये एग्ज़ाम क्लियर करने में। और इसके अलावा बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब की प्रैक्टिस करता था। इसके साथ कॉलेज मैनेज करने और एनसीसी मैनेज करने में एनसीसी का ही रोल था, क्योंकि एनसीसी में हमें सिखाया जाता है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है अपना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो अर्जेंट है उसको पहले करके ख़त्म करना है, और जिसको थोड़ा मतलब जो अर्जेंट नहीं है उसको हम बाद में शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनसीसी की तरफ से काफ़ी हेल्पफुल हुई मेरे लिए। Sir, what was your biggest struggle during the idea innovation competition? इस आइडिया को बनाते वक्त स्टार्टिंग में ये स्ट्रगल था कि हमें सेम चीज़ बनानी है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में Already ऑलरेडी exist है, करती है। लेकिन उसको काफ़ी कम प्राइस में बनाना है, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाना है उसको। तो उसका रॉ मटेरियल सर्च करने में एक तो बड़ी प्रॉब्लम थी, इसके अलावा फंडिंग की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब कोई आइडिया बेसिक लेवल पे स्टार्ट होता है, नॉर्मल स्केल पे स्टार्ट होता है, तो उसको फंडिंग करने के लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो कि बेसिक लेवल पे फंड कर दें। तो उसमें अभी काफ़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, और इसके अलावा रॉ मटेरियल वगैरह फाइंड करने में उसका सर आपने ओवरकम कैसे किया ये सब? हमने इंटरनेट के थ्रू रिसर्च करी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर उनके कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हमने कम से कम रॉ मटेरियल में बेस्ट प्रोडक्ट दिया। That's great, sir. So, sir, currently, is there any new business idea you're working on? यस मैम, आई एम करेंटली वर्किंग ऑन इजिप्ट, जो कि एक फूड डिलीवरी एंड ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे नॉर्मल जो आज के ऐप हैं ब्लिंकिट, स्विगी वगैरह नहीं चलते। तो ये अभी हम बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में रन कर रहे हैं ऐप को, और जो कि फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी करता है। Sir, any message to future entrepreneurs or scientists? अभी करेंटली इंडिया जो है एक बहुत डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका ये केवल ये एम नहीं होना चाहिए, या फिर जो बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उनका ये एम नहीं होना चाहिए कि वो केवल अपने प्रॉफिट पे ध्यान दें। उनको एक मेजरली फोकस करना चाहिए कि उनका जो आइडिया है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, और इसके अलावा वो एक आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मतलब कि खुद तो काम करना ही, साथ साथ दूसरे लोगों को भी जॉब देनी है। That's a very great message, sir. So, with that, let's move on to the our last segment, that is rapid fire round. Sir, favorite sports person or team? फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट, और स्पोर्ट्स पर्सन रोहित शर्मा। One skill you're looking forward to develop in future? वीडियो एडिटिंग। Favorite trekking spot? लोहा घाट इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। Sir, any message to young and innovative minds? एक्सप्लोर एज मैनी थिंग्स एज यू कैन। Sir, it was very great hosting you. Thank you for giving your precious time. थैंक यू। Jai जय Hind. हिंद।